इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद दे। बहुत स्वागत है आपका। और आप बजट कवर करते रहे हैं, करवाते रहे हैं। हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक बजट आपके साथ भी कवर किया है। ये जो बजट आया, इस बजट में क्या मिला? कहा जा रहा है कि इसके अंदर अर्थव्यवस्था के लिए सुधार की दवाई भी है और लोगों के लिए उपहार भी है। सुधार और उपहार दोनों। उपहार तो है, अगर आप इसे मध्यवर्ग की दृष्टि से देखें। इस बजट का कॉन्टेक्स्ट, ये जो संदर्भ था ना, वो बड़ा उलझा हुआ सा था। और इस बार इस बजट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बजट की फिलॉसफी और दर्शन के हिसाब से पिछले बजटों से बिल्कुल अलग करती हैं। जैसे क्या पिछले बजट तक क्या था, सरकार कहती थी हम खर्च करेंगे, हम पैसा डालेंगे, डिमांड लेकर आएंगे और उसके बाद रोजगार बढ़ेंगे और मांग बढ़ेगी। सरकार ने इस बार अपना खर्च हाथ से रोक लिया और इनकम टैक्स में एक मुश्त रियायत, 1 लाख करोड़ रुपए की रियायत है। तो अगर पूरे तरह से बजट से के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए की रियायत एक छोटा सा मिडिल क्लास, जिसको आप मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, इनकम टैक्स पेयर क्लास है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों के आसपास का क्लास है, उसको रियायत दे दी। और इसके जरिए संकेत ये हुआ कि चलिए अब हम तो खर्च करते करते थक चुके, अब आपके हाथ में पैसा दिया। सर बहुत दिनों से मांग रहा था, वो भी मांग रहा था। अब इसके पीछे कई सारे पेंच है इसको समझने के लिए, क्योंकि सरकार ने टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बदला है और अब जो अदर इनकम्स है, खासतौर से जो कैपिटल गेन्स है, उस पर ज्यादा फोकस किया है। तो इसलिए जो एक्चुअल इनकम है उस पर टैक्स की रियायत बंद। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो तो एक अलग ही तस्वीर चुनौती भरी पेश कर रहा है और ये बताता है कि गाड़ी रुकी हुई। सरकार ने आज अपनी बात शुरू की, वित्त मंत्री ने, इंजन से। तो ये 4 इंजन लगाने पड़ेंगे तब अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलेगी। ये गाड़ी रुकी क्यों है, कहां रुकी है और क्या ये इंजन चला पाएंगे? इकोनॉमिक सर्वे की रोशनी में ये बजट बिल्कुल अप्रासंगिक सा लगता है। इकोनॉमिक सर्वे के तथ्यों को अगर आप सामने रखें, एक ही टकसाल से बने हुए 2 प्रोडक्ट हैं। वही वित्त मंत्रालय, उसमें एक कमरे से इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, दूसरे कमरे से बजट निकलता है। वो जो बता रहा था उसमें जो सबसे बड़ा फोकस था, इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा चैलेंज था वेजेस का गिरना, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब का कम होना और मार्केट में डिमांड कम होना। उस दृष्टि से अगर आप देखें तो इस बजट ने इकोनॉमिक सर्वे की भावना को, इकोनॉमिक सर्वे की उम्मीदों को आमतौर पर नहीं पकड़ा। सिर्फ एक चीज इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि मध्य वर्ग के लिए कुछ करने की जरूरत है, वो मिडिल क्लास के लिए यहां पर इनकम टैक्स रियायत के तौर पर आ गया और इसीलिए बजट के पावन उद्देश्यों में उसे शामिल किया गया। लेकिन ये जो 4 विकास के इंजन थे, ये इंजन रुक रहे थे, ये सरकार को पता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप देख लें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसी स्टोरी है पिछले ग्रोथ की। नहीं तो ग्रोथ 4 साल के न्यूनतम स्तर, कोविड के बाद नहीं तो ग्रोथ 4 साल के न्यूनतम स्तर पर। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि अगले साल 4 साल के न्यूनतम स्तर पर होगी। एमएसएमई को लेकर सरकार दुविधा में है, गहरी दुविधा में। कोविड के पहले से एमएसएमई को लेकर क्या किया जाए पता नहीं है। आज एक नया मिशन और आ गया एमएसएमई के लिए। एमएसएमई की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। प्राइवेट कहना चाहते हैं कि जो कुछ बजट में कहा गया है वो एमएसएमई की चिंताओं पर एक पट्टी लगाता है। आप ये सोचिए, एमएसएमई भारत के बजटों का और किसान भारत के बजटों का पहले बजट से हिस्सा है। पहले बजट से हर वित्त मंत्री एमएसएमई और किसान की बात करता है। इसे ऐसे समझना चाहिए कि एमएसएमई के लिए कुछ सुधार किए जाते हैं, उनके असर आते हैं, फिर उनका मोमेंटम खत्म हो जाता है। तो अब सरकार ने यहाँ ये स्वीकार किया इस बजट को कहते हुए कि एमएसएमई पर जो मोमेंटम है सुधारों का वो कम हो रहा है, हमें नए सिरे से इस पर काम करने की जरूरत है। तीसरा हिस्सा था निवेश का। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से शिकायत भी की गई इस बात की तरफ से, निजी निवेश नहीं आ रहा है। तो ये कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की का कुछ रास्ता निकाला जाए। और वो रास्ता, निवेश में तो स्थिति ये है कि एफडीआई और एफआईआईज, तो एफडीआई भूल जाइए, एफआईआईज जो हैं वो लगभग न के बराबर आ रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी चिंता आ रही है हमारे सामने वो सबसे ज्यादा ये है कि अब तो भाई घरेलू लोगों से ही निवेश करवाना है। तो अब तो यहाँ पे है कि भाई आपके हाथ में जो पैसा दिया गया है, आप उस पैसे को बाजार में लगाएं ताकि जो है अर्थव्यवस्था का इंजन चल सके, कुछ फैक्ट्रियां प्रोड्यूस कर सके। दिलचस्प किस्सा बताएं आपको। वित्त मंत्री जब ऐसा पता चला कि वित्त मंत्री जब भी बात करते हैं उद्योगों से तो उनसे कहते हैं कि हमने आपको कई सारी टैक्स रियायतें दी। देखिए, हमने कॉर्पोरेट टैक्स की रेट इतनी कॉम्पिटिटिव कर दी, पिछले 3-4 साल से हम लगातार रियायतें दे रहे हैं, आप निवेश क्यों नहीं करते? उद्योगपति उनसे कहते हैं हमारी बैलेंस शीट देख लीजिए, डिमांड ही नहीं दिखती हमको, हमारी तो टॉप लाइन तो पहले ही टूट गई थी, अब तो बॉटम लाइन तो पहले टूट गई। पीएलआई दिए थे ना, पीएलआई का क्या हुआ? इस बार पीएलआई का भी जिक्र नहीं है, पीएलआई के लिए भी बजट नहीं बढ़ाया गया। तो अब कोशिश ये थी कि अगर निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए बाजार में मांग चाहिए तो उस मांग को बढ़ाने की जो थोड़ी कोशिश की जा सकती है वो इनकम टैक्स में रियायत के जरिए की जा सकती। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि सरकार को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम, बजट के आंकड़े साफ साफ है बताते हैं, सरकार को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इनकम टैक्स में रियायतों से डिमांड नहीं बढ़ती।
खपत बढ़ाने के लिए खपत पर टैक्स कम करना पड़ेगा, जीएसटी कम करना पड़ेगा, और वहां सरकार फंसी हुई है कि जीएसटी में कमी नहीं हो सकती। लेकिन ये संकेत देने की कोशिश जरूर, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में आप देखें एफएमसीजी स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में मार्केट तो लेकिन उठा नहीं सर, थोड़ी सक्रियता दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल बाजार का संकेत क्यों नहीं था? क्योंकि बाजार को जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर दिख रहा था, उस नंबर पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था, और कैपेक्स नहीं होने के कारण, सरकार की तरफ से कोई बड़ा खर्च ना आने के कारण बाजार को जो बड़ी डिमांड आती दिखती थी बजट के बाद, वो आती नहीं दिखाई दी। चौथा इंजन निर्यात है। निर्यात को लेकर असंख्य चुनौतियां हैं। इस बार निर्यात को लेकर एक नए मिशन की बात की गई है। पिछले 10 साल में निर्यात पे बहुत सारी बातें हुई, और हम निर्यात में एक बड़ी विकट परिस्थिति में, हमारी करेंसी कमजोर हो रही, फिर भी निर्यात नहीं बढ़ रहा है। आमतौर पर जब आपकी करेंसी गिरती है, सरकार तो कह रही है कि वो परिवारों का उल्लास बढ़ाना चाहती है, मूड सेंटिमेंट ठीक करना चाहती है, मध्यम वर्ग का व्यय बढ़ाने। सेंटिमेंट ठीक हो गया वो। अगर आप 3 करोड़ 4 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स की निगाह से इस बजट को देखें, तो उनके लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई, उनके लिए 1,20,000 रुपए साल की बचत हो गई, 10,000 रुपए के आसपास महीने का उनको की बचत को मान लिया जाए। पर सर, आप जो कह रहे हैं, आपको तो इस बात पर शक है कि राहत मिल गई है, लेकिन राहत का कितना पैसा बाजार में खपत बढ़ाने के लिए आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका जो इफेक्ट है वो आएगा कि नहीं आएगा, ये तो सवाल है। क्योंकि क्लास बहुत छोटा है। इनकम टैक्स के भारत में तो 8 करोड़ तो रिटर्न ही फाइल होते हैं, उनमें 3-3.5 करोड़ लोग सैलरीड हैं। तो उसमें भी अगर आप क्लास को देखें, तो जिस क्लास को ये मदद दी गई वो दायरा बहुत छोटा है, तो इसलिए उस दायरे में मांग बढ़ने की संभावना है। हो सकता है 10,000 रुपए अतिरिक्त आए, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि वो बचत बाद में वापस कैपिटल मार्केट में जाए या सेविंग्स में वापस चली जाए, और जहां से सरकार को कैपिटल गेन्स मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि डिमांड बढ़ाने के लिए, ये भी सरकार को भी पता है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो उसमें भी इस बात के संकेत है, डिमांड बढ़ाने के लिए या मांग बढ़ाने के लिए जो 135 करोड़ लोग खर्च कर रहे हैं अपनी खपत पर, वहां टैक्सेशन कम करने का। इंजन और डब्बे, हमने इनकी बात कर ली। ये तो कहता है कि भारत की आकांक्षा ये है और इस बजट में हम ये सारी आकांक्षा पूरी करने की कोशिश करेंगे। मध्यम वर्ग के लोग हमको सबसे ज्यादा देखते पढ़ते हैं, हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं। मध्यम वर्ग के लिए इस बजट के अंदर क्या है और क्या उसकी जो परेशानियां हैं, चाहे उसके बच्चे की एजुकेशन का मामला हो, चाहे उसके घर में एक युवा हो जिसकी नौकरी का मसला हो, नौकरियों की सिक्योरिटी का मामला हो। सरकार, कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि कंपनियां मुनाफे पे बैठी हुई हैं, थोड़ा सा भाई दिल बड़ा करिए, लोगों को, एम्प्लॉइज को पैसा दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये बजट उस चीज को पूरा कर पाएगा? कंपनियों पे तो सरकार उनको जॉब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, उनका रिकॉर्ड मुनाफा है, और जो वेजेस की ग्रोथ है वो 6% से कम है। बल्कि सर्वे ने यह भी कहा कि कई उद्योगों में तो मिनिमम वेज बाजार से भी कम है, ये भी बात सर्वे ने कही। हाँ, मिडिल क्लास के लिए इस खबर में, इस पूरे बजट में हेडलाइन है, बड़ी हेडलाइन है, क्योंकि मिडिल क्लास को वो जिसको आप मिडिल क्लास कहते हो, भारत मिडिल क्लास की अलग अलग पैमाइश है, उसमें भी जो टैक्स पेयर मिडिल क्लास है, क्योंकि एक नॉन टैक्स पेयर मिडिल क्लास भी है, बहुत बड़ा टैक्स है। जो टैक्स पेयर मिडिल क्लास है, जिसको क्या आप मान के चलें कि 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं, उसके लिए ये जरूर उसके पारिवारिक मनोभावों में थोड़ा उल्लास भरने की बात जो उसमें कही गई है, वो थोड़ा उल्लास उसे दिखाई देगा, क्योंकि लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास की बचत साल में इस नए टैक्स व्यवस्था से होगी, और जो ऊपर के आय वर्ग में उनकी थोड़ी बचत और ज्यादा होगी। तो उतना ही हेडलाइन थी। और अगर आप पूरा बजट ध्यान से 1 घंटे आपने सुना हो, तो अंततः वित्त मंत्री लास्ट तक टीज कर रही थी बार बार इस बात को कि मैं अंत में कुछ कहने वाली हूं। उन्होंने शुरुआत में भी बात कही, फिर बीच में भी इनकम टैक्स का एक्ट जब की बात कही, इनकम टैक्स नया एक्ट लेके आ रहा है। तो क्या ये भी एक वजह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, इसलिए भी बाजार ने थोड़ा सा बहुत ही कॉशियस रिएक्शन दी है? अभी तक लोगों को ऐसा लग रहा है पता नहीं बिल में क्या नया चीज आने वाली है। नया इनकम टैक्स एक्ट की तैयारी चल रही थी करीब 1 दशक से ज्यादा से चल रही थी। इस बीच में इनकम टैक्स में कई सारे बदलाव हुए। नए इनकम टैक्स एक्ट में आम लोगों की दृष्टि से जो बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि जो पुरानी वाली स्कीम है जिसमें बचत को प्रोत्साहन के दिया जाता है, उस स्कीम का सनसेट क्लॉज आ सकता है कि उस स्कीम को बंद कर दिया है, क्योंकि 70% लोग अब नई स्कीम में आ गए हैं, 28% लोग पुरानी स्कीम का हिस्सा हैं। तो सरकार ने इनकम टैक्स के पूरे ढांचे का दर्शन पिछले सालों में बदला है। बचतों को कोई प्रोत्साहन नहीं देना है, 80C 80D पे कोई रियायतें नहीं देना है, सीधे सीधे आप टैक्स पे करिए और कम दरों का आनंद लीजिए। और इसके अलावा बचत, भविष्य, पेंशन, बीमा, आपकी जिम्मेदारी, आप देखो आपको भविष्य में कितनी बचत करनी है और आपके लिए पेंशन क्या करना, हम ये सब प्रोत्साहन नहीं देने वाले। सर, होम लोन एक बड़ा मध्यम वर्ग का फेवरेट इशू रहा है। होम लोन के अंदर रिबेट मिल जाए, टैक्स के रेट्स कम हो जाएं। बहुत सारे लोग होम लोन लेते समय ये फैक्टर इन करते हैं कि उन्हें प्रिंसिपल के अंदर और इंटरेस्ट के अंदर छूट मिल जाएगी। अब आप जब कह रहे हैं कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम को तो अब लगभग अलविदा, टाटा बाय बाय कर दिया गया है, नई टैक्स रिजीम के अंदर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये जो लोग एग्जिस्टिंग होम लोन पेयर्स हैं या बायर्स हैं, उनके लिए कोई राहत, कोई गलियारा निकाला जाएगा? प्रणव, वही तो 28% लोग फंसे हुए पुरानी स्कीम में जो होम लोन दे रहे हैं और उस होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट या टैक्स ले रहे हैं। नए लोगों को तो अभी समझ में आ रहा है, और ये बड़ा बहुत क्लियर कट संकेत है। 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम है नई रिजीम में, पुराने में 60,000 रुपए है।
तो किसी के लिए भी अब ये तय होगा कि वो जितनी बचत कर पा रहा है, जहां भी जो पैसा बचा पा रहा है, उससे ज्यादा रियायत इस स्कीम में मिल रही है। तो एक तरह से वो स्कीम डिफंक्ट हो जाएगी, उसका एक सनसेट क्लॉज आएगा जो नए इनकम टैक्स एक्ट में आएगा, और उसके बाद उसको धीमे से बाहर कर दिया जाएगा। और ये बात सैद्धांतिक रूप से सरकार पिछले 6 साल से लगातार कह रही। 2 साल पहले तो इस स्कीम को डिफॉल्ट कर दिया गया था कि अगर आप नहीं चुनेंगे तो डिफॉल्ट स्कीम अब न्यू रिजीम है। तो अब इनकम टैक्स में ये स्थापित हो गया कि सरकार आपको सीधी टैक्स रियायत तो देगी, पर आपको परोक्ष रूप से बचतों के लिए कोई रियायत नहीं देगी। पर इस बजट में कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। इस बजट में जैसे 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदने की छूट है, यूलिप को लेकर टैक्सेशन में बदलाव किया गया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए टीसीएस टीडीएस के नियमों में बदलाव किया गया। ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद खपत के रास्ते से मध्यवर्गीय परिवारों पे, सो कॉल्ड मध्यवर्गीय परिवार जो 3-4 करोड़, उनके हाथों में थोड़ा पैसा मध्यवर्ग के लिए बड़ी राहत ये भी है, क्योंकि जो आजकल ये चलन बढ़ा है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, उसमें भी राहत दी गई, रेमिटेंस के अंदर राहत दी गई है। तो ये भी मध्यम वर्ग के लिए ही है, एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं। हाँ, मतलब उच्च मध्यम वर्ग, उसे आप मध्यम वर्ग न कहें, उच्च मध्यम वर्ग उसे आप उच्च मध्यम वर्ग कहें, जो विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए एलसीएस में वो लाभ मिला है। लेकिन ये पूरी बास्केट जो है, ये पूरी दुनिया है, जो पूरा कुनबा है 3-4-5 करोड़ टैक्स पेयर्स का, उनको टारगेट निश्चित तौर पर। सर एक बड़ा सवाल, महंगाई कितनी कम होगी? ये बजट महंगाई कम करने वाला है या बढ़ाने वाला? देखिए, महंगाई 2 तरह से आती है। एक महंगाई आ रही है डिमांड सप्लाई के उस मैच से। भारत तो अजीब स्थिति में है। भारत तो इस समय उन चीजों की महंगाई झेल रहा है जिनको वो खुद पैदा करता है, चाहे वो गेहूं, जिसमें वो आत्मनिर्भर है, चाहे गेहूं हो, चाहे गेहूं है, चाहे स्पाइसेस हैं, या दूध है, या एग्स है, इन सब की इन्फ्लेशन दिख रही। तो ये सप्लाई साइड मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। यहाँ बजट कुछ भी इंटरवीन नहीं कर सकता, और पिछले बजटों ने इसको इंटरवीन करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आई थी, प्राइस इंटरवेंशन स्कीम आई थी, वो सब खत्म हो गई, इनको हटा दिया गया पीछे। तो प्रत्यक्ष रूप से महंगाई में कोई सीधा सप्लाई साइड की महंगाई में बजट कोई दखल नहीं दे सकता। अब टैक्स साइड की महंगाई है। टैक्स साइड की महंगाई जीएसटी से निकलती है। तो जीएसटी में तो सरकार एक पॉपकॉर्न पे 3 तरीके का टैक्स लगा रही है। सरकार एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पे अलग टैक्स लगा रही, नॉन एसी पे अलग लगा रही। तो एक्चुअल जो महंगाई अगर आप कंज्यूमर के साइड की देख रहे हैं तो जीएसटी से निकल कर आती है। और जीएसटी में फिलहाल सरकार के हाथ इतनी बुरी तरह बन चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए आप, 23 स्टेट्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जीएसटी हो गया है। तो इसका मतलब है कि 23 स्टेट अब अपने अधिकांश रेवेन्यू के लिए जीएसटी पर निर्भर। यानी सरकार मान चुकी कि डायरेक्ट टैक्स से तो बहुत आय होगी नहीं, डायरेक्ट टैक्स से आएगा नहीं। और आप बजट के नंबर देखिए, अगर चार्ट बजट का नंबर देखिए तो केंद्र सरकार के रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा बड़ा होगा। ये जो बजट के मद है, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप देखिए, रक्षा के अंदर बजट, वो तो खैर ऐसा बजट है जिसको कुछ नहीं किया जा सकता। ग्रामीण विकास में हम सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी गांवों के अंदर जो ऐसी इंजन हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। माइग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी जो लोगों के, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शहरी विकास हो, ये सारे जो हैं ये 5वें-6ठे नंबर पे आ रहे हैं, और ये बजट बहुत कम है उस हिसाब से। देखिए, खर्च के आंकड़े को प्रणय हमें हमेशा कंपैरेटिवली देखना होता है कि पिछले बजट में कितना पैसा दिया, इस साल कितना पैसा दिया। इसी से हम सरकार की प्रायोरिटी समझ पाते हैं कि उसकी वरीयताएं क्या हैं और किस पर वो खर्च करना चाहती है। जैसे हमने शुरुआत में आपसे कहा कि सरकार का कैपेक्स पिछले साल से इस साल कम है, सरकार ने खर्च रोक लिया। तो ये सारे आंकड़े अगर आप पिछले साल के बजट के, जो पिछला बजट आया था, जो जुलाई का बजट आया था, क्योंकि पिछले साल का अंतरिम बजट भी आया था और अंतरिम बजट का हिस्सा जुलाई में आया था, उससे अगर आप इनको कंपेयर करें तो ये आंकड़े पिछले साल के बजट। सरकार तो कह रही है कि कैपेक्स इसलिए कम हुआ क्योंकि एक तो मानसून और दूसरा चुनाव। हाँ, वो ठीक है, लेकिन कैपेक्स कम हुआ, और जो आंकड़े भी इसमें दिख रहे हैं वो पिछले साल के आंकड़ों के लगभग बराबर हैं। जैसे डिफेंस के एक्सपेंडिचर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। ग्रामीण विकास के एक्सपेंडिचर में अगर आप पिछले साल का देखें तो 2,65,000 करोड़ है, वो 66,000 करोड़ हो गया। एग्रीकल्चर पे का जो पिछले साल का एलोकेशन था, तो एलोकेशन साइड से ये बजट बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत अच्छी तस्वीर नहीं पेश करता। इसलिए तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहीं एलोकेशन का नाम भी नहीं लिया। नहीं तो आमतौर पर वित्त मंत्री बड़े-बड़े आवंटन, इसलिए इतने का बड़े-बड़े आवंटन बोलती थी और उसके बाद मेजे थपथपाई जाती थी, क्योंकि आवंटन की मखाना बोर्ड का हुआ, मखाना बोर्ड बिहार के चुनाव के लिए। हाँ, बिहार को लेकर एक पूरा पैकेज है। तो इन आवंटनों से हेडलाइन नहीं बननी थी, इन आवंटनों पे तालियां नहीं हो पानी थी, क्योंकि सरकार के पास बजट में स्पेस सीमित था। ऐसा तो नहीं सर कि चूंकि बहुत ज्यादा देने या दिखाने के लिए था नहीं, इसलिए बस एक हेडलाइन दे दी गई ताकि वो प्रिवेल करे, और बाकी आप शुरू से देखिए, अगर पूरे भाषण की ट्रेजेक्टरी देखिए तो मध्यवर्ग को, फिर मध्यवर्ग को, फिर मध्यवर्ग को, वो वित्त मंत्री लगातार एक समझदार
वक्ता की तरह आगे कुछ आने वाला है, इस पे टीज करते करते और लास्ट में लाई और उन्होंने 12 लाख रुपए की सीमा घोषित करके 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू सर, फॉरवर्ड आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सरकार कहती रही, इसके पहले तो हमको ये समझाने की कोशिश की गई कि सरकार कैपेक्स बढ़ाएगी तो मार्केट के अंदर कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, उससे जो है आर्थिक इंजन बढ़ेगा। अब कहा जा रहा है कि सब सरकार की तो कैपेसिटी कम है, सरकार कैपेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकती है, कैपेक्स बढ़ेगा नहीं, इसलिए अब जनता ही बढ़ाए, जनता के हाथ में हमने पैसा दे दिया, आप जानिए, आपका काम जाने। जनता में 2-3 करोड़ लोग, क्योंकि कैपेक्स का क्या है कि अगर आप कैपेक्स की पूरी ट्रेजेक्टरी देखें, अगर पूरा नंबर डेटा देखें हमारे पास अगर चार्ट पे, सरकार ने चुनाव से पहले और उसके पहले वर्षों में कैपेक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी की थी, बड़ी ग्रोथ थी कैपेक्स की, और एक दौर में रिकॉर्ड कैपेक्स बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन जो नतीजे आए उसके, वो ग्रोथ के तौर पर नहीं आए। ये जो ग्रोथ में आपको गिरावट दिख रही है, ये उस ह्यूज कैपेक्स के बाद आई है। तो आप ऐसी स्थिति है ना कि आप सब कुछ करके भी हम चले वही 6.1%। तो जब हम आ गए 6.3% पर, जबकि हमने कैपेक्स पिछले 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ाया, और सरकार ने पिछले साल के बजटों तक अपने आप को रिकॉर्ड कैपेक्स करने वाली सरकार बताया था। 11-12 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स था, जो हिस्टोरिक कैपेक्स था, ऑब्वियसली इतना बड़ा कैपेक्स था। उसके बाद भी उस कैपेक्स का फायदा सीमेंट की, स्टील की डिमांड में नहीं दिखा, रोजगारों में नहीं दिखा। तो ये एक तरीके का रीथिंक है इस बजट में। इतना ईंधन डालने के बावजूद इंजन नहीं चला, ये रीथिंक है बजट में। इसलिए इंजन में गड़बड़ है सर। इंजन से ज्यादा सरकार की कैपेक्स पे, पूंजी पर अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि सरकारें भारत सरकार के बजट में, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में 10-12% का हिस्सा रखती है। 50 लाख करोड़ का तो बजट है। इस 50 लाख करोड़ के बजट में भी बहुत सारे खर्चे तो ब्याज देने और सब्सिडी देने में जाते हैं। अर्थव्यवस्था चलती है 2 ही इंजन से, वो 2 इंजन इसमें नहीं है। एक इंजन है प्राइवेट एक्सपेंडिचर और दूसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे थोड़ी मदद देने की कोशिश इनकम टैक्स के जरिए की गई। प्राइवेट कैपेक्स आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं। क्या इसे हम अभी मान सकते हैं कि स्टिमुलस का कोई प्रिकर्सर है? क्योंकि ग्लोबली स्टिमुलस को लेकर चर्चा हो रही है, हर बड़ी अर्थव्यवस्था अपने यहाँ स्टिमुलस पे बात कर रही है। हम तो स्टिमुलस देते चले आ रहे हैं। पिछले 4 साल 5 साल के बजट तो स्टिमुलस ही बजट थे। सरकार ने इतना खर्च बढ़ाकर 50 लाख करोड़ का बजट कर दिया, रिकॉर्ड कैपेक्स किया, तो स्टिमुलस हो चुका। अब स्टिमुलस से थकने की बारी है। इसलिए अगर आप बजट के नंबर भीतर जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा सरकार ने अपने कर्ज का लक्ष्य नहीं बढ़ाया, जो कर्ज का लक्ष्य पिछले साल था उतना ही रखा हुआ। बल्कि रेवेन्यू के नंबर थोड़े इन्फ्लेटेड दिखते हैं। थोड़ा ऐसे लगता है कि उस रेवेन्यू इतना कहां से सरकार लेकर आएगी जब 6% की 6.5% की ग्रोथ रेट आ रही। तो स्टिमुलस करते करते भी जब ग्रोथ गिर रही है तो कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ ट्रेजेक्टरी। ने बताया क्या, वो तो आपने भी बताया, हमने भी थोड़ा बहुत जाना पड़ा। सरकार ने छुपाया क्या आपसे? हम अक्सर यही पूछते हैं। सवाल है, पहलियां हैं बजट में। सरकार ने ये प्रोजेक्ट किया है कि अगले साल जीएसटी का कलेक्शन 11-12% बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जबकि जीएसटी का कलेक्शन तो लगातार गिर रहा है और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। 4% का फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया गया, और वो भी इसके बाद कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम टैक्स में रियायत दी। यह कहा कि इनकम टैक्स में का रेवेन्यू बढ़ेगा, जबकि टैक्स पेयर्स का बेस तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बजट के भीतर से अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है। तो ये जब आएंगी तो मुझे लग रहा है कि इस बजट के आंकड़े अगले 5-6 महीने में, 7 महीने में थोड़ा संशोधित होंगे। लेकिन इस बजट को एक ही थीम के आसपास रखा गया था कि इनकम टैक्स में थोड़ी रियायत मिडिल क्लास को दे दी जाए। वो बात हेडलाइन के तौर पर थोड़े समय के लिए 2047 8% और वो नौकरियां, ये सबसे बड़ी चिंता है। वहां से कितना दूर? उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, बजट मत पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बहुत साफ साफ बोलता है कि आपको 8% की ग्रोथ रेट अगले 10 साल तक चाहिए। 8% की ग्रोथ रेट 10 साल के लिए प्रणय आप समझिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कितना कैपेक्स चाहिए, कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंजम्पशन कितना बढ़ना चाहिए। आम आदमी की का जो कंजम्पशन लेवल है वो तब बढ़ेगा तब आप कंसिस्टेंट 10 साल तक 8% की ग्रोथ ले पाओगे। तो इसलिए अब वो कहानी इसमें से नहीं आई। इसलिए भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की, 2047 तक इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, ये सब चर्चाएं बजट के भाषणों में नहीं थी। और लगभग ऐसी ही भाषा कल इकोनॉमिक सर्वे की थी, जो रोबस्ट से बैलेंस्ड पर आ गया था मोमेंटम से हेडविंड्स पे आ गया था। तो शाब्दिक रैशनलाइजेशन पर आ गए, शाब्दिक तौर पर भी उसमें बड़े बदलाव दिखते हैं। तो ये इसीलिए ये इस बात की बात नहीं करता कि बहुत तेज आने वाले में समय में ग्रोथ आएगी। कैसे कहें कि ग्रोथ तो सामने रखी हुई है आपकी इमेज पे कि आप 4 साल के लोएस्ट लेवल की ग्रोथ पे। तो इसलिए बजट जो है वो थोड़ा अच्छी फील देने के लिए, मनोभावों में उल्लास देने के लिए तो उसकी कोशिश की गई। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई उससे कम से कम मनोभाव तो ठीक हो, मध्यम फूल गुलाबी नहीं है। और दिवाली पे नहीं, होली पे ही सही, कुछ न कम से कम कुछ जो खुशी का रंग जो है वो नजर आए, क्योंकि बाजार को बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी आपका, इतनी आसान भाषा में ये सारी चीजें और पेचीदगियां समझाने के लिए। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो हम जरूर